गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज जो हम पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी बुक है +2 क्लास में पॉलिटिक्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया से जो थर्ड लेसन है, थर्ड लेसन का थर्ड पार्ट है वीडियो का, वो जो आज कर रहे हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं अपने पॉइंट से। एग्रीकल्चर वर्सेज इंडस्ट्री, इस पॉइंट पर हम जो कर रहे थे अभी अपनी स्टडी। तो इसमें वी हैव ऑलरेडी टच्ड अपॉन ए बिग क्वेश्चन बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, विच वन शुड अट्रैक्ट मोर पब्लिक रिसोर्सेज इन ए बैकग्राउंड इकोनॉमी लाइक दैट ऑफ इंडिया। मैनी थॉट दैट द सेकेंड प्लान lacked an irrigation strategy for development and the emphasis on industry caused agriculture and rural India to suffer. Gandhian economics like J.C. Kumarappa proposed an alternative blueprint that get greater emphasis on rural industrialization. Chaudhary Chand Singh, a Congress leader who later broke from the party to form Bharatiya Lok Dal. We have already touched upon a big question. हमने पहले ये क्वेश्चन है जो इसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। और क्वेश्चन क्या है हमारा, विच वन शुड अट्रैक्ट मोर पब्लिक रिसोर्सेज इन ए बैकग्राउंड इकोनॉमी लाइक दैट ऑफ इंडिया। भारत जैसे देश की जो पिछड़ी अर्थव्यवस्था है उसमें किस रिसोर्स पर हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा। हमें कृषि पर ज़्यादा ध्यान देना होगा या उद्योगों पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर ज़्यादा ध्यान देगा, एग्रीकल्चर की ओर। ये क्वेश्चन हमारे लिए वहाँ पे काफ़ी बड़ा था। तो इसमें क्वेश्चन को ध्यान रखते हुए मैनी थॉट दैट द सेकंड प्लान लेक्ड एन एरीगेशन स्ट्रेटजी फॉर डेवलपमेंट। इसके बाद काफ़ी इसके बारे में सोचा समझा गया। फिर इसमें विचारा कि जो सेकंड प्लान है 5 ईयर प्लान में, जो सेकंड प्लान है जो 1956 से शुरू हुआ है, उस प्लान में हमने विचार दिया कि इंडस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान यहाँ पे भारत के विकास के लिए दिया जाना जरूरी है। और क्योंकि अगर इंडस्ट्री पर ध्यान नहीं देंगे तो शहरी विकास नहीं हो पाएगा। अगर कृषि पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा ग्रामीण क्षेत्र वो पिछड़ जाएगा। तो ये हमारे लिए बड़ी समस्या थी। तो वहाँ पर एक गांधीयन इकोनॉमिस्ट यानी गांधीवादी विचारधारा के अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था J.C. कुमारप्पा। उन्होंने एक अल्टरनेटिव यहाँ पे सजेस्ट किया। उसने एक ब्लूप्रिंट दिया जिसमें जो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ग्रामीण जो या शहरी जो उद्योगीकरण है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने के लिए उन्होंने प्लान है जो सजेस्ट किया, उनका ब्लूप्रिंट था। फिर इसके बाद जो एक हमारे बड़े ही महान नेता थे चौधरी चरण सिंह, वो कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर थे उस समय, और उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर भारतीय लोकदल पार्टी है उसका निर्माण किया था। उन्होंने भी अब विचार दिया कि किस प्रकार से कृषि का विकास करके देश को उन्नति के रास्ते पर अग्रसर किया जा सकता है। तो इसमें बहुत सारे विचार विमर्श के बाद अलग अलग जो विचार आए, तो उसमें हैड लॉट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल पावर। बिसाइड्स दे ऑल्सो आर्ग्यू दैट इवन इफ द गवर्नमेंट हैड स्पेंट मोर मनी ऑन एग्रीकल्चर इट वुड नॉट सॉल्व द मैसिव प्रॉब्लम ऑफ रूरल पॉवर्टी। तो वहाँ पे चौधरी चरण सिंह के अलावा और जैसे हमारे कुमारप्पा जो इकोनॉमिक्स थे गांधीवादी विचारधारा के, उनके अलावा वहाँ पे बहुत सारे राजनेता भी थे जिन्होंने एक विचार दिया कि केवल इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ध्यान देके या एग्रीकल्चर पर ध्यान दे करके अकेले एग्रीकल्चर क्षेत्र पर, कृषि क्षेत्र पर ध्यान देके भारत को विकसित नहीं किया जा सकता। यहाँ पे हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर भी ध्यान देना होगा क्योंकि भारत नया नया अभी संतर्त हुआ था, अंग्रेजी अधीनता से वो उभर कर सामने आया था। तो भारत में बहुत सारी समस्याएं थी, इंडस्ट्री को खड़ा करना, वहाँ पर उद्योगों का निर्माण करना, कृषि के ऊपर विकास कार्यों पर ध्यान देना एक बड़ी समस्या थी उस समय। तो ये साथ साथ में बहुत सारी इन समस्याओं से उभरा जिसकी कीमत किसानों को भी चुकानी पड़ी और ग्रामीण जनता को भी चुकानी पड़ी, क्योंकि ज़्यादा जब ध्यान शहरी क्षेत्र के विकास के लिए दिया गया, औद्योगिक तबके के समृद्धि के लिए दिया गया, तो वहाँ पे कृषि क्षेत्र है वो पिछड़ने लगा। Others thought that without a drastic increase in industrial production
Other thought that without a drastic increase in industrial production, there could be no escape from cycle of poverty. वहाँ पे बहुत सारे अर्थशास्त्री थे जिनका जो विचार था, उन्होंने सोचा दूसरों ने कि बिना कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इंक्रीज़ किए बगैर, मतलब कोई औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि किए बगैर हम किसी भी तरीके से गरीबी के चक्कर से, गरीबी के मकड़ जाल से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते. दे आर्ग्यूड दैट इंडियन प्लानिंग डिड हैव एर्गिन स्ट्रेटजी टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स. तो उनका विचार था, जो उन्होंने वहाँ पे तर्क दिया कि जो भारतीय योजना है कृषि के संबंध में, जो उसने स्ट्रेटजी बनाई है, वो हमारे खाद्यान्न समस्या से निपटने के लिए, खाद्यान्न समस्या से, यानी कि भारत बहुत गरीब देश था प्यारे बच्चों. उस समय भारत नया स्वतंत्र हुआ है, तो भारत की जो जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, उनका पेट भरने के लिए भी हमें कृषि के ऊपर ध्यान देना बड़ा ज़रूरी था. तो उनका मानना था कि कृषि पे बगैर उसको बूस्ट किए तो हम बगैर प्रोडक्शन को बढ़ाए भारत की गरीबी को दूर नहीं कर सकते. द स्टेट मेड लॉज फॉर लैंड रिफॉर्म्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमॉन्ग द पुअर इन द विलेजेस. तो यहाँ पे राज्य सरकार ने संसाधनों के वितरण में, जो गरीबों के बीच में, उनका गांव के लोगों के बीच में कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके बारे में बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स किए, भूमि सुधार किए, उसके कानून पास किए. इट ऑल्सो प्रपोज्ड प्रोग्राम्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड स्पेंट लार्ज सम्स ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स. इसने नए जो सामुदायिक विकास के लिए भी जो प्लान हैं, बहुत सारे प्लान हैं, कोई योजनाएं हैं, वो भी उन्होंने दी. और बहुत सारे जो पैसा है उन्होंने कृषि के जो प्रोजेक्ट थे, जो कृषि क्षेत्र पे काम करने के लिए उन्होंने बहुत सारा ऐसा पैसा लगाया. द फेलियर वाज नॉट दैट ऑफ पॉलिसी बट इट्स नॉन इम्प्लीमेंटेशन. तो वो कह रहे थे, उनका विचार था कि जो फेलियर है, यहाँ पे असफलता हुई है, वो कृषि के क्षेत्र में पॉलिसी की असफलता नहीं है, वो नीति की असफलता नहीं है, बल्कि नीति को लागू करने की वजह से हम असफल हुए हैं. बिकॉज द लैंड ओनिंग क्लासेस हैड लॉट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल पावर. क्योंकि जिन लोगों के पास भूमि है, कृषि योग्य भूमि है, उनके पास सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से शक्तियां हैं. तो ऐसे लोगों के साथ कैसे निपटा जाए, ये भी एक बड़ी समस्या थी वहाँ पर. किस तरीके से योजनाएं लागू होंगी. Besides, they also argue that even if government had spent more money on agriculture, it would not have solved the massive problem of the rural poverty. इसके साथ ही वहाँ पे तर्क दिया गया, अगर सरकार पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे कृषि के ऊपर खर्च कर देती है या डेवलपमेंट पे, जो और दूसरा डेवलपमेंट है, औद्योगिक डेवलपमेंट पे खर्च कर देती है, तो इससे जो गरीबी है, गरीबी की जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी है, उस समस्या से भारत को मुक्त नहीं किया जा सकता. ये बड़ी समस्या वहाँ पर थी प्यारे बच्चों. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर. एक जो सार्वजनिक क्षेत्र है, एक जो निजी क्षेत्र है. तो सार्वजनिक क्षेत्र को ज़्यादा लाभ पहुँचाएं या फिर निजी क्षेत्र को, क्योंकि विकास के ये दो ही जाने माने वहाँ पर मॉडल थे. इंडिया डिड नॉट फॉलो एनी ऑफ द टू नॉन पाथ्स टू डेवलपमेंट. भारत ने इनमें से किसी भी मॉडल को स्वीकार नहीं किया था विकास के. न उसने इसमें से समाजवादी जो मॉडल था उसको स्वीकार किया था, न उन्होंने एक निजी संपत्ति का जो मॉडल था वो प्राइवेट सेक्टर को, उसको ही वहाँ पे ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर दिया था, बल्कि इन्होंने मिला जुला ध्यान दिया था सार्वजनिक क्षेत्र के ऊपर भी और निजी क्षेत्र के ऊपर भी. तो एक बार ये पैसेज जैसे रीड कर लेते हैं क्लियरली, आपको इससे फिर समझ में आएगा. India did not follow any of the two known paths to development. It had not accepted the capitalist model of development, in which development was left entirely to private sector, nor did it follow the socialist model in which private property was abolished and all the production was controlled by the state. Elements from both these models were taken and mixed together in India. That's why it was described as mixed economy. Much of the agriculture, trade and industry were left in private hands. The state controlled key heavy industries, provided industrial infrastructure, regulated trade and made some crucial
इंटरवेंशंस इन एग्रीकल्चर। तो विकास के ये जो दोनों ही जाने माने मॉडल थे, भारत ने इन दोनों मॉडल में से किसी को नहीं अपनाया। वहाँ पे एक मॉडल था प्राइवेट सेक्टर के लिए, एक था जो कॉमन सेक्टर के लिए, जिसमें सभी का भला होना था। तो इसमें जैसे प्राइवेट सेक्टर है वो पूंजीवादी मॉडल था, और इसमें पूंजीवादी मॉडल में विकास का काम जो पूर्णतः निजी क्षेत्र के भरोसे, प्राइवेट सेक्टर के भरोसे वो होता है। तो भारत में ये रास्ता नहीं अपनाया इन्होंने, जो निजी क्षेत्र के भरोसे विकास कार्य को छोड़ दिया जाए भारत के, ऐसे इस रास्ते को नहीं अपनाया। न इन्होंने समाजवादी जो मॉडल था, सोशलिस्ट मॉडल था, उसको अपनाया। उसमें क्या होता है कि जो निजी संपत्ति है उसको ख़त्म कर दिया जाता है, और हर तरह के उत्पादन है, जो भी टोटल प्रोडक्शन है इंडस्ट्रीज़ में, उसके ऊपर जो स्टेट का कंट्रोल होता है, राज्य का नियंत्रण होता है। इन दोनों ही मॉडल में कुछ एक बातों को लिया गया, दोनों को मिले जुले रूप को वहाँ पे लिया गया, और क्योंकि दोनों के मिले जुले रूप को लिया गया था तो इस व्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया। इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, मिक्सड इकोनॉमी इसको बोला गया। मच ऑफ द एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री वर लेफ्ट इन प्राइवेट हैंड्स। बहुत सारे क्षेत्र थे उनको इस जैसे भारतीय कृषि को, या फिर व्यापार को, खेती किसानी कह लीजिए उसको, या व्यापार को, या उद्योगों को, इनका एक बहुत बड़ा भाग है, बहुत बड़ा पार्ट है वो निजी क्षेत्र में, प्राइवेट हैंड्स में दे दिया गया। अब राज्य ने क्या किया कि अपने हाथ में बड़े बड़े जो उद्योग थे उनको अपने हाथों में रखा, और जो लघु उद्योग थे वो जनता के हाथों में दे दिए। उसके आधारभूत ढांचा उसने प्रदान किया। तो इस तरीके से स्टेट ने व्यापार का बिल्कुल एक अच्छे से प्लानिंग की, और कृषि क्षेत्र में भी उन्होंने कुछ हद तक हस्तक्षेप किए, और विकास के कार्यों के लिए वहाँ पर मिलजुल कर पॉलिसीज़ बनाई। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा मुझे कमेंट करें, या फिर मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से, कोई पॉइंट आपको एक्सप्लेन नहीं हुआ है तो व्हाट्सएप के माध्यम से इन्फॉर्म करें। नेक्स्ट है हमारा ए मिक्सड मॉडल लाइक दिस वॉज ओपन टू क्रिटिसिज्म फॉर बोथ द लेफ्ट एंड राइट। Critics argued that the planners refused to provide the private sector with enough space and the stimulus to grow. Then large public sector produced powerful vested interests that created enough hurdles for private capital, especially by way of installing system of license and permits for investment. Moreover, the state's policy to restrict import of goods and could be produced in the domestic market with little or no competition left the private sector with no incentive to improve their products and make them cheaper. The state controlled more things than were necessary and this led to इनएफिशिएंसी एंड करप्शन। तो यहाँ पे जो मिला जुला मॉडल था उसमें क्या हुआ कि लेफ्ट और राइट यानी कि दक्षिणपंथी और वामपंथी है, दोनों ही क्षेत्रों में, दोनों ही खेमों में इसकी आलोचना की गई। जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी इनकी आलोचना की गई। तो क्रिटिक्स जो लोग थे उन्होंने कहा कि जो प्लानर्स हैं यानी कि जिन्होंने योजना बनाई है, योजनाकार जो लोग हैं वो निजी क्षेत्र को, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा जगह नहीं दे रही है वहाँ पर, और इसी कारण जो निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में तो लोगों की उन्नति के लिए कोई वहाँ पे उपाय नहीं उनको मिल रहा। तो इस तरीके से जो पब्लिक सेक्टर है वो बहुत बड़ा है, और ये किसी ताकतवर हाथों में देना, तो वहाँ पे अगर ताकतवर हाथों में इसको दिया गया तो वहाँ पे केवल स्वार्थ होंगे लोगों के, जो बड़े लोग हैं उनके स्वार्थों को ही वहाँ पे खड़ा किया जा सकता है इस व्यवस्था से। तो इस तरह उन्होंने निवेश के लिए लाइसेंस का एक वहाँ पे सिस्टम आया कि अगर कोई आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई उद्योग कार्य करते हैं तो वहाँ पर आपको लाइसेंस चाहिए गवर्नमेंट से। तो इस तरीके की वहाँ पर एक प्रणाली आई। तो ये परमिट देना, किसी को लाइसेंस देना, इस सिस्टम में भी जो निजी पूंजी थी, जो प्राइवेट उनकी इन्वेस्टमेंट थी, उसकी राह में भी रोड़े अटकाए गए। तो इसके अलावा जो ऐसी चीज़ थी जो भारत में भी बनती थी और भारत के भारत भी बनती थी, जो जब भारत के अंदर उस वस्तु का निर्माण हो रहा है तो उसका इंपोर्ट किया जाता था, इंपोर्ट पे बिल्कुल मनाही थी, उसके इंपोर्ट पर बिल्कुल मनाही की गई। तो इस तरीके से हमारे जो देश की कंपनी थी, प्रोडक्शन थी, उसमें स्किल में कमी आई, क्योंकि जहाँ पे बच्चों कॉम्पिटिशन होगा, जहाँ पे अच्छी चीज़ें मिलेंगी तो वहाँ पे दूसरे भी लोग हैं अच्छी चीज़ें
निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे कंपटीशन की कमी आ गई, तो वहाँ पे प्रतिस्पर्धा नहीं रही, बाजार में उत्पादन के जो स्किल थे उनमें प्रतिस्पर्धा नहीं रही, और इसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर था उसमें अपने उत्पादकों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उनके अंदर वो विचार नहीं आया, और नहीं उनके पास ये था कि कोई सस्ता करके कोई हड़बड़ी हो जाएगी, वहाँ पर सस्ता भी नहीं किया गया वस्तुओं को, उनको रेट भी वैसे के वैसे रखे। तो इस तरीके से जैसे चाइना का बाजार क्या है, तो चाइना में क्या है कि कोई भी जो वस्तु है बड़े चीपर रेट पर वो उपलब्ध करा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन स्किल को लेकर आता है, वहाँ पे उनको ज़्यादा कुशल होंगे वहाँ पे, और वस्तुओं के बनावट में बहुत ज़्यादा अच्छाई बन कुशलता आएगी उसके अंदर। तो इससे अगर सरकार के हाथों में नियंत्रण से ज़्यादा चीज़ें रखी जाएंगी तो वहाँ पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, जब भी ज़्यादा सरकार का हस्तक्षेप होगा, ज़्यादा सरकार का नियंत्रण होगा, वहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ेगा और अकुशलता, अनस्किलनेस वहाँ पे जन्म लेगी। तो इसी के साथ यहाँ पर then there was critics who thought that the state did not do enough. They pointed out that the state did not spend any significant अमाउंट फॉर पब्लिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। यहाँ पे एक और है जो चीज़ आलोचक बार बार जो बोल रहे थे, वो सोच रहे थे कि राज्य को द स्टेट डिड नॉट डू अनफ, कि राज्य को ज़्यादा करने का यहाँ पे अधिकार नहीं है, उसको मतलब राज्य को ज़्यादा करने के लिए वहाँ पे कुछ चीज़ नहीं दी गई थी। दे पॉइंटेड आउट दैट द स्टेट डिड नॉट स्पेंड एनी सिग्निफिकेंट अमाउंट फॉर पब्लिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। उन्होंने व्यक्त किया, उन्होंने दिखाया कि जो सरकार है वो स्वास्थ्य के ऊपर या जो पब्लिक सेक्टर है जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है, नहीं इनके ऊपर पैसा खर्च कर रही है। तो द स्टेट इंटरव्यूड ओनली इन दोज एरियाज वेयर द प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू गो। तो यहाँ पे केवल सरकार ने उन क्षेत्रों में जाने के लिए तवज्जो दी जो निजी हाथों में नहीं थे, मतलब ऐसे उन क्षेत्रों में वो गए। दस द स्टेट हेल्प्ड द प्राइवेट सेक्टर टू मेक प्रॉफिट। इस प्रकार से यहाँ पे एक सीधे से देखें तो स्टेट ने प्राइवेट सेक्टर को उन्नति करने के लिए, प्रॉपर्टी जोड़ने के लिए उन्होंने उनके मदद की है। प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट बनाने के लिए उन्होंने एक तरीके से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ऐसे मदद की है, क्योंकि वह सेफ नहीं किया उन्होंने वहाँ पे। ऑल्सो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द पुअर द स्टेट इंटरवेंशन एंडेड अप creating a new middle class and enjoy the privileges of high salaries without much accountability। और इसी के कारण अगर इस तरीके से उन्होंने जैसे मदद की तो समाज के अंदर जो तीसरा वर्ग है, मध्य वर्ग, वो वर्ग का सामने आया। एक तो कैपिटल है जिनके पास पूंजीवादी वर्ग है, एक जो वर्ग है बिल्कुल गरीब है, एक जो मध्य वर्ग के यहाँ पे उत्पत्ति हुई। मध्य वर्ग को जिसको बिना ज़्यादा प्रयास किए, बिना ज़्यादा जिम्मेदारी हुए जो वस्तुओं को उपभोग करने की, वहाँ पे ज़्यादा स्वतंत्रता मिल गई। तो प्राइवेट डिड नॉट डिक्लाइन स्टेबिलिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो पॉवर्टी डिड नॉट डिक्लाइन सस्टेनेबिलिटी ड्यूरिंग द पीरियड। इस समय जो गरीबी थी वो कम नहीं हुई, इसकी बजाय वो बढ़ी है। इवन व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ द पुअर रिड्यूस्ड। हालांकि गरीबों की संख्या कम हुई है लेकिन गरीबी जो ज़्यादा गहरी उसकी जड़े हुए हैं। देयर नंबर्स केप्ट गोइंग अप। और इस तरीके से उनका जो है वो संख्याएं बढ़ती चली गई है। तो आशा करता हूँ बच्चों ये वर्क आज समझ में आया होगा आपके। अगर कोई बात आपकी रह जाती है कोई इस तरीके से तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताएंगे। इससे पहले कुछ एक चीज़ें जो हमारे बीच में हैं ये ज़रूरी होती हैं करनी, क्योंकि इनमें बच्चा कोई ना कोई एक ऐसी बात होती है जो 1-2 मार्क्स में पूछ ही ली जाती है। तो इसमें से मैं कुछ बातें हैं जो हमारी रह गई हैं उनको आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें जैसे एक जेसी कामरप्पा हैं। जेसी कामरप्पा ये क्या थे? ये गांधीवादी इकोनॉमिक्स थे। ओरिजिनल नेम जेसी कॉर्नेलिस थे ये, और इकोनॉमिक्स थे और चार्टेड अकाउंटेंट थे उस टाइम के। स्टडी इन इंग्लैंड एंड यूएसए में इन्होंने पढ़ाई की थी। फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी के फॉलोअर थे, ये अनुयायी थे। ट्राई टू अप्लाई गांधीयन प्रिंसिपल टू इकोनॉमिक पॉलिसीज। जो हमारी अर्थशास्त्र, अर्थ से संबंधित जुड़ी नीतियाँ थी तो उनमें इन्होंने गांधीवादी जो नीति है उसको अपनाया। और ये ऑथर हैं, एक बड़ी फेमस बुक इन्होंने लिखी है इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। ये बुक उन्होंने लिखी है, इनकी खुद की लिखी हुई बुक है। तो इस बुक का नाम याद रखेंगे, जब भी कभी आप इनका रेफरेंस देते हैं तो प्लीज़ इनकी बुक को वहाँ पे ज़रूर मेंशन करें। पार्टिसिपेटेड इन प्लानिंग प्रोसेस एज मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन। और इस तरीके से ये प्लानिंग जो प्रोसेस थी उसके मेंबर थे, यानी 5 ईयर जो प्लान था, पंचवर्षीय योजनाएं थी, उसमें भी ये एक मेंबर रहे हैं और उस समय के काफ़ी फेमस हस्ती रहे हैं ये प्यारे बच्चों।
पाथेर पंचाली, यहाँ पे एक जो आया है पाथेर पंचाली, ये एक फ़िल्म है जो बंगला में लिखी गई थी। बंगला में ये पिक्चर बनी है, बंगला भाषा में। तो फिल्म की कहानी बंगाल के एक गांव में रहने वाले गरीब परिवार के जीवन के संघर्ष को बयान करती है। दिस फिल्म टेल्स अस अ स्टोरी ऑफ ए पुअर फैमिली इन बंगाल विलेज एंड इट्स स्ट्रगल टू सर्वाइव। दुर्गा, इसमें एक दुर्गा नाम का कैरेक्टर है, द डॉटर ऑफ हरिहर एंड डॉटर ऑफ हरिहर, जो एक हरिहर की जो डॉटर है, नाम है उनके पिताजी का, और सारबेजा विद हर यंगर ब्रदर, अपने भाई के साथ जिसका नाम अप्पू है, गोज ऑन एंजॉइंग लाइफ oblivious of the struggles and the poverty. The film revolves around the simple life and the efforts of the mother of Durga and Appu to maintain the family. तो गरीबी है, रोज़मर्रा के जो संघर्ष है उनसे बेखबर हैं जो एक दुर्गा और इसका छोटा भाई है अप्पू। वो जीवन की छोटी मोटी खुशियों में मगसूल रहते हैं। तो पाथेर पंचाली गरीबी से जूझ रहे हैं और इस परिवार की इच्छाओं और निराशाओं को बच्चों की आंखों से वो देखती रहती है। फिल्म के अंत में क्या होता है, दुर्गा वो बीमार पड़ जाती है। ये कहानी है। तो इसमें पाथेर पंचाली सॉन्ग ऑफ द लिटिल रोड नेट्स द डिज़ायर्स एंड द डिसअपॉइंटमेंट्स ऑफ द पुअर फैमिली थ्रू द टेल ऑफ द यंगस्टर्स। फाइनली ड्यूरिंग मानसून दुर्गा फॉल्स इल एंड डाइज while her father is away. Harihar returns with gifts, including a sari for Durga. The film won numerous awards nationally and internationally, including the President's Gold and Silver medals for the year 1955. तो उस समय जब दुर्गा मर जाती है तो उसके पिताजी बाहर गए हुए होते हैं। उसके पिताजी लौटते हैं और वो पिताजी लौटकर अपने बच्चों के लिए, जैसे आम पिताजी होते हैं जब घर से बाहर आते हैं तो अपने बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं, तरह तरह की चीज़ें लेकर आते हैं। तो वो अपनी बेटी दुर्गा के लिए एक साड़ी लेकर आते हैं। उस फिल्म में दिखाया गया है कि वो हरिहर अपनी बेटी के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं और उन गिफ्ट में क्या होता है कि एक साड़ी होती है। वो साड़ी लाए हैं, लेकिन उन्हें घर आने पर पता लगता है कि दुर्गा उनकी बेटी इस दुनिया में अब नहीं है और वो उनकी डेथ हो चुकी है। तो प्यारे बच्चों, इस फिल्म ने बहुत सारे अवार्ड जीते, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे पुरस्कार मिले इस फिल्म को। इसमें राष्ट्रपति ने स्वर्ण पदक और रजत पदक पुरस्कार भी 1955 में इस फिल्म को दिए हैं। तो ईयर 1955। डायरेक्टर कौन है इसके? सत्यजीत राय। स्टोरी किसकी लिखी हुई है? ये सत्यजीत राय। और जो स्टोरी है विभूति भूषण बंदोपाध्याय के द्वारा। और जो इसकी स्क्रीन प्ले है वो सत्यजीत रे ने किया है। एक्टर कौन कौन है इस फिल्म में? कानू बनर्जी, करुणा बनर्जी, सुबीर बनर्जी, उमा दास गुप्ता, दुर्गा, चुन्नी बाला इत्यादि इसमें क्या है जो करैक्टर है। आजकल की फिल्म में बेटा ये नहीं है, ये जीवन का, समाज का दर्पण नहीं है। आज की फिल्मों में आपको पता है अश्लीलता बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो मूवीज होती हैं हमारे राष्ट्र की समस्याओं को लेकर बनी हुई हैं और किसी भी समस्या से जो राष्ट्र जूझ रहा है, समाज में बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनकी गहनता को दिखाता है, उनकी गंभीरता को दिखाता है, उन स्थितियों की जो हमारा देश जिससे कष्ट उठा रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इन मूवीज़ में देखने को हमें मिलती हैं। तो ऐसी मूवीज़ हमें देखनी चाहिए, ऐसी समझनी चाहिए। इसके साथ कोई और पॉइंट है इसमें जो बचा है वो आपसे मैं चाहूँगा कि वो ज़रूरी डिस्कस हो। यहाँ पे थोड़ा सा ये पॉइंट शायद बच गया है, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल प्लानिंग ऑलवेज हैज़ टू बी सेंट्रलाइज्ड, nor it is that planning is only about big industries and large projects। ये ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी जो प्लानिंग है वो सेंट्रलाइज्ड की जाए, केंद्रीकृत की जाए। प्लानिंग मतलब नियोजन जो है, अर्थव्यवस्था या विकास से जो जुड़ा हुआ है नियोजन है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेंट्रलाइज्ड किया जाए।
नॉर इज़ इट दैट प्लानिंग इज़ ओनली अबाउट बिग इंडस्ट्रीज़। और ये भी जरूरी नहीं है कि वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए वो प्लानिंग हो, लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए प्लानिंग की जाए। द केरला मॉडल इज़ द नेम गिवन टू द पाथ ऑफ प्लानिंग। जो केरला मॉडल है ये जो प्लानिंग के लिए योजना बनाई गई है उसके लिए एक आदर्श जो मॉडल है उसके रूप में केरला का एक एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। जैसे थोड़े दिन पहले गुजरात में जो नरेंद्र मोदी थे मुख्यमंत्री थे वहाँ के, और गुजरात मॉडल अब बड़ा फेमस हुआ था। क्या हुआ था, अर्थक्वेक आया था, और अर्थक्वेक आने की वजह से पूरा गुजरात तहस नहस हो गया था। अहमदनगर वगैरह जो सूरत है उनमें आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि मानो वहाँ पे पूरा जो नगर हैं, बड़े बड़े नगर हैं, शहर हैं, वो मौत की चादर में लिपट गए हो और नहीं लग रहा था कि ये कभी नगर ये खड़े हो पाएंगे। लेकिन गुजरात में नरेंद्र मोदी सरकार ने जो विकास कार्य किए, धड़ल्ले से क्या हुआ कि दिन दुनी रात चौगनी काम करते हुए वो उन्नति के शिखर पर पहुंचा, और एक मॉडल जो स्टेट के रूप में, एक आदर्श राज्य के रूप में नरेंद्र मोदी की सरकार के अंतर्गत गुजरात का पुनर्निर्माण हुआ। तो उसी तरीके से हमारे सामने एक मॉडल था केरला मॉडल। केरला मॉडल में क्या हुआ, ये पूरे देश के लिए एक उदाहरण था। इसमें पाथ ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट चार्टेड बाय द स्टेट ऑफ केरला। देयर हैज़ बीन ए फोकस इन द मॉडल ऑन एजुकेशन। वहाँ पे मॉडल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की जो नीति थी उसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया गया। देखा गया कि किस तरीके से केरला ने शिक्षा के लिए कार्य किया है। हेल्थ, लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार वहाँ पे किए हैं। हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए काम किया गया है। तो इफ़ेक्टिव फूड डिस्ट्रीब्यूशन, जो भोजन है, जो वितरण, वो भी उसके लिए काम किया है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है जैसे भारत जैसे आज़ाद हुआ था, भूखमरी की समस्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे देश में थी, क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ पे कुछ छोड़ के थोड़े गए थे कि जिसके सहारे हम अपना जीवन यापन कर पाते। यहाँ पे न उद्योग थे, न कृषि थी। इसी देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनी थी और इनके सारे देश में विकास हुआ था। तो हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, तो हमें भूमि सुधार या फिर हेल्थ के लिए जो केरला का मॉडल हमारे सामने पड़ा था कि किस प्रकार से केरल जो स्टेट है साउथ में इंडिया के, उसमें सुधार हुए हैं। एंड पावर्टी एलिवेशन, और किस प्रकार से गरीबी है उसका उन्मूलन किया गया। डिस्पाइट लो पर कैपिटा इनकम्स, इसके साथ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की गई है, उसमें कमी होने के बावजूद भी ए रिलेटिवली वीक इंडस्ट्रियल बेस केरला अचीव्ड नियरली टोटल लिटरेसी, और बहुत ही कम उद्योग हैं वहाँ पे। इसके बावजूद केरला में जो शिक्षा के क्षेत्र में पूरे भारत में उसने एक मॉडल दिया, और पूरे भारत में वो शिक्षा के मामले में सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति केरला में हमें मिले। तो बड़ा अग्रणी स्थान उसका वहाँ पे रहा है, हमें देखने को मिला। तो इसके साथ ही जो टोटल लिटरेसी रेट था वहाँ पे बहुत अच्छा रहा है। लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट वहाँ पे अच्छा रहा कि लोग हैं वो ज़्यादा जीवन मृत्यु प्रत्याशा उनकी दर वृद्धि हुई। लो इन्फेंट एंड फीमेल मोर्टिलिटी, महिला और जो शिशुओं की मृत्यु दर थी उसमें कमी आई। लो बर्थ रेट्स एंड हाई एक्सेस टू मेडिकल केयर, वहाँ पे बर्थ रेट में कमी आई, जन्म दर है वो ज़्यादा नहीं हुई, जनसंख्या ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई, और वहाँ पे हर एक व्यक्ति की मेडिकल तक पहुँच, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी जितनी दवाइयाँ वहाँ तक पहुँच हुई। तो ये एक मॉडल ही था बच्चों। बिटवीन 1987 एंड 1991 द गवर्नमेंट लॉन्च्ड द न्यू डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव्स विच इन्वॉल्व campaigns for development including total literacy, especially in science and environment, designed to involve people directly in development activities through voluntary citizens organizations. The state has also taken initiatives. State also have taken initiatives to involve people इन मेकिंग प्लान्स एट द पंचायत, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो बच्चों 1987 की बात है, उससे 1987 या 1991 के बीच में क्या हुआ, सरकार ने एक नया लोकतांत्रिक पहल की वहाँ पे, और ये नया लोकतांत्रिक पहल के नाम से वहाँ पे एक अभियान चला गया, कैंपेन छेड़ा उन्होंने डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव्स के नाम से। न्यू डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव जिसको बोलते हैं, या हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं नव लोकतांत्रिक पहल, इस नाम से एक अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत विकास के अभियान चलाए गए, जिसमें जो साइंस है, एनवायरनमेंट है, या टोटल लिटरेसी है,
तो उसके बारे में लोगों को जागरूक किया गया। अभियान चले जिसमें विज्ञान और पर्यावरण के मामलों में जो पूरा 100% साक्षरता का अभियान है वो शामिल किया गया। इन जो अभियानों की रूपरेखा इस तरह से बनाई गई थी कि लोगों को स्वयंसेवी नागरिक संगठनों के माध्यम से जो है विकास की गतिविधि में सीधे शामिल किया जा सके। केरला में इस बात के भी प्रयास किए गए कि लोग पंचायत या ब्लॉक स्तर पर या फिर जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर योजनाओं की जितनी भी तैयारियां की गई हैं उनमें शामिल हों। तो ये भी चीज़ यहाँ पे देखी गई थी। इसके अलावा प्यारे बच्चों, इसमें मुझे नहीं लगता मैंने कोई पॉइंट है जो आपके लिए छोड़ा हो, तो आप बड़े अच्छे से वीडियो को देखें, समझें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है बेटा तो आप मुझे निसंकोच व्हाट्सएप के माध्यम से आप बोल सकते हैं, या मुझे कॉलिंग नंबर जो मैंने आपको दे रखा उस पर आप बात करें। तो यहाँ पे थोड़े कार्टून और देख लीजिए, ये नेहरू हैं और उधर से एक मोटा सेठ वहाँ पे बिठा रखा है, और मोटे सेठ के रूप में यहाँ क्या प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है ना। तो प्राइवेट सेक्टर क्या था, एक बार इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे एस्ट्राइड द पब्लिक सेक्टर आर सेंट्रल मिनिस्टर्स लाल बहादुर शास्त्री, अजीत प्रसाद, जतिन, कैलाश नाथ काटजू आगे हैं इसमें। तो इसमें क्या है, एक कार्टून है। कार्टून में जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में विवाद को दिखाया गया है, उसमें डिस्प्यूट है वो दिखाया गया। और इसमें जो सार्वजनिक क्षेत्र है इसके पक्ष में यहाँ पे केंद्रीय मंत्री हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी दिखाए गए हैं इसमें, अजीत प्रसाद जैन हैं, कैलाश नाथ काटजू है, जगजीवन राम हैं, टी कृष्णमचारी है, तो श्रवण सिंह हैं, गुलजारी लाल नंदा हैं, और के केसकर आदि सभी को यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे तो इस तरीके से आप समझ जाते हैं कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में संतुलन कौन बना रहा है। यहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब जी दिखाए गए हैं, जो बड़ी यहाँ पे समस्या रही हैं। तो इसके आगे अब हम जो रहता है उसे कर लेते हैं मेजर आउटकम्स। मेजर आउटकम मतलब जो मुख्य परिणाम हुए। तो मेजर आउटकम में ध्यान से पढ़ें, इसको बार बार देखें वीडियो, तभी आपके समझ में आएगा। और अच्छे से जब आप समझ आ जाएगा बेटा, इस चीज़ों को समझने की कोशिश करें, रट्टा न मारे। रट्टे से ज्ञान अर्जित नहीं कर पाओगे। जो रियल है स्थिति को समझ के चलेंगे तब आपको वो नॉलेज मिलेगा बच्चे, जिसके लिए आप जो इन द ट्रू सेंस ऑफ एजुकेशन जो आप स्टडी कर रहे हैं वो आपको मिलेगी बेटा। Of the three objectives that were identified in the independent India discussed in the first 3 chapters there, the third objective proved most difficult to realize. आज़ाद जो भारत के सामने 3 जो मुख्य चुनौतियां थीं और इनकी चर्चा हम अध्यायों में कर रहे हैं। 3 अध्यायों में इनकी पहले चर्चा की गई है। इनमें से जो तीसरी हैं वो समस्या वो सबसे कठिन साबित हुई। वो समस्या तो जो इसमें एक विकास की जो शुरुआती कोशिशों को आंशिक सफलता यहाँ पे मिली थी, और जो शुरुआती दौर में इस दिशा में कोई ज़्यादा बड़ा कदम नहीं उठा पाए थे। तो इस संबंध में लैंड रिफॉर्म्स डिड नॉट टेक प्लेस इफेक्टिवली इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। हम अपने यहाँ पे भूमि सुधार करना चाहते थे, और भूमि सुधार तो इस तरीके से देखते हैं कि भूमि सुधार हमारे देश में अच्छे से काम नहीं कर पाया था। पॉलिटिकल पावर रिमेन्ड इन द हैंड्स ऑफ द लैंड ओनिंग क्लासेस। जो भूपति थे यहाँ पे, जिनके पास ज़्यादातर ज़मीनें थी, उन लोगों के पास राजनीतिक शक्ति भी थी, जिससे वो सुधार है वो नहीं होने दे रहे थे, उसको अच्छे से लागू नहीं होने दे रहे थे। एंड बिग इंडस्ट्रीज़ कंटिन्यूड टू बेनिफिट। और इससे क्या हुआ कि बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ थी भारत में उनको लाभ मिला। थ्राइव वाइल पॉवर्टी डिड नॉट रिड्यूस मच। लेकिन इससे क्या हुआ कि गरीबी हम कम नहीं कर पाए। द अर्ली इनिशिएटिव्स फॉर प्लान डेवलपमेंट वर एट बेस्ट रियलाइजिंग द गोल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड वेल बीइंग ऑफ ऑल इट्स सिटीजन्स। तो इस दिशा में हम बड़े कदम न उठा पाने के कारण क्या हुआ कि राजनीतिक समस्या के रूप में हमारे सामने आई।
तो यहाँ पे जो विकास हो रहा था उस असमान विकास की वजह से जो राजनीतिक रूप से पावरफुल लोग थे, पॉलिटिकल पावर जिनके पास ज़्यादा थी, ऐसे लोगों को ज़्यादा उसका फ़ायदा मिला। इन सब के कारण जो सबकी भलाई को ध्यान में रखकर विकास की दिशा में जो कदम उठाना बड़ा मुश्किल हो गया। The inability to take significant steps in this direction in the very first stage was to become a political problem. Those who benefited from unequal development soon became politically powerful and made it even more difficult to move in the desired direction. नेक्स्ट है जो हमारा फाउंडेशन मतलब एक नींव रखी गई, उसकी बुनियाद रखी गई किस प्रकार से विकास की। तो इसमें जैसे भाई शुरुआती दौर में हमें पता है कि जो शुरुआती दौर में हमने देख लिया था कि आगे जो आने वाला आर्थिक विकास हमारे देश का उसमें बुनियाद पड़ी थी। बहुत सारी परियोजनाएं हैं वो इसी दौरान शुरू हुई थी। जैसे आप इसमें भाखड़ा नांगल हीराकुंड जैसी बांध परियोजनाएं भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे फैक्ट्रीज, तेल शोधक कारखाने, बहुत सारी चीज़ें बनी थी। इन चीज़ों की नींव पड़ी थी हमारी सेकंड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा सिर्फ कृषि पे ध्यान दिया गया था, ये मत भूलें। पंचवर्षीय योजनाएं 1951 में फर्स्ट टाइम जो इनको शुरू किया गया था और फिर धीरे धीरे ये योजनाएं हैं जो वो चलती रही। फिर उसके बाद 1956 में सेकंड आई थी। 1956 में जो सेकंड योजना आई थी उसमें उद्योगों पे ध्यान दिया गया, तो उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। एन असेसमेंट ऑफ द आउटकम्स ऑफ दिस अर्ली फेज ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट must begin by acknowledging the fact that in this period the foundation of India's future economic growth were laid. Some of the largest development projects in Indian history were undertaken during this period. This included mega dams like Bakhda Nangal, Hirakund for irrigation and power generation. जिनकी यहाँ पे नींव पड़ी थी। Some of the heavy industries in the public sector, steel plants, oil refineries, manufacturing units, defense production etc. were started during this period. ये सभी इस दौरान शुरू हुआ। Infrastructure for the transport of communication was improved substantially. तो जो नियोजित विकास हमारे यहाँ शुरू हुआ उसके जो शुरुआती दौर में ही हमारी ये जो एक सही तरीके से देखे तो आगे आने वाले भारत का आर्थिक जो विकास था उसकी हमारे यहाँ नींव पड़ गई थी। तो इस तरीके से हमें ये मूल्यांकन करते समय में इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना होगा, ये देखना होगा। तो इसके साथ कुछ सबसे बड़ी जो विकास की योजनाएं थी इसमें बहुत सारे इकोनॉमिक ग्रोथ वर लेड। सम ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री वर अंडरटेकन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड के दौरान वो लागू की गई। These included mega dams like बाखड़ा नंगल डैम, हीराकुंड इरिगेशन, ये सभी यहाँ पे जो लागू की गई, जिसमें सिंचाई बिजली उत्पादन के लिए जो शुरू की गई बाखड़ा नांगल हीराकुंड जैसी विशाल ये सभी बांध परियोजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही जो वहाँ पे सेक्टर्स थे जो हम देखते हैं इसमें सम ऑफ द हैवी इंडस्ट्रीज इन द पब्लिक सेक्टर, जो सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत सारे वहाँ पे और सुधार हुए। पब्लिक सेक्टर में स्टील प्लांट्स वहाँ पे जैसे लोहा संयंत्र था, तेल शोधक कारखाने हैं, या फिर बहुत सारी अलग से जो प्रोडक्शन यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, डिफेंस प्रोडक्शन है, ये सभी यहाँ पे शुरू किया गया। वह स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाज इम्प्रूव्ड सब्सटेंशियली। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रांसपोर्ट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, वो बिल्कुल यहाँ से शुरू हो गया। ऑफ लेट सम ऑफ द मेगा प्रोजेक्ट्स हैव कम इन फॉर ए लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पे जैसे ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये भी यहाँ पे सुधार हुआ। ऑफ लेट सम ऑफ द मेगा प्रोजेक्ट्स हैव कम इन फॉर ए लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। शुरू में इनका बहुत सारा मेगा प्रोजेक्ट हुए थे, जो बड़े बड़ी परियोजनाएं थी, इनकी आलोचना की गई।
Yet much of the later economic growth, including that by the private sector, may not have been possible in the absence of these foundations. लेकिन बच्चों ये चीज़ ध्यान पे रखी जानी चाहिए कि अगर ये चीज़ें न की जाती तो हमारा जो आधारभूत ढांचा है हमारे विकास का, तो विकास कार्य नहीं हो पाते। इन परियोजनाओं की, इन प्रोजेक्ट्स की काफ़ी सारी आलोचनाएं, बहुत सारे वहाँ पे क्रिटिक्स आए, तो उन्होंने ये इसकी आलोचना कही। फिर भी बच्चों हम एक बात कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आर्थिक सुधार हुए हैं, आर्थिक समृद्धि हुई है, वहाँ पे समृद्धि में हमें कह सकते हैं कि इस बुनियाद जो हमने डाली थी, इसके बगैर वो आर्थिक समृद्धि जो हम देख रहे हैं वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकती थी। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपके समझ में आया होगा। अगर नहीं है तो बेटा मुझे बताना, क्योंकि मैं आप मेरे लिए फीडबैक के लिए उपलब्ध नहीं है कि मैं आपसे फीडबैक जो ले सकूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं अच्छा करवा रहा हूँ और आप इस तरीके से मुझे बताएं। अगर कोई कमी लगती है तो मैं करूँगा उसको ठीक आपके लिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कैंपेन रीचेज द विलेज in a way the advertisement struck or written on walls gave an acute introduction to the village problems and how to solve them। एक तरीके से जिस तरीके से जो एडवर्टाइजमेंट है गांव में दीवारों पर, मकानों की दीवारों पे, नुक्कड़ पे, गली पे, मोड़ पर जितने भी एडवर्टाइजमेंट लगी होती हैं वो क्या करती हैं कि गांव के समस्याओं को वहाँ पर वो दिखाया जाता है कि गांव की क्या क्या समस्याएं हैं। For example, the problem was that India was a farming nation, but farmers refused to produce more grain out of sheer preservative। ये उदाहरण के रूप में एक समस्या है कि भारत क्या है, एक फार्मिंग नेशन है, कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ पे जो किसान हैं उन्होंने ज़्यादा फसल अनाज उगाने से मना कर दिया, क्योंकि जो उनकी प्रिजर्वेटिव है, जो उनकी अनाज की ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। तो द सॉल्यूशन वाज टू गिव स्पीचेस टू फार्मर्स एंड शो देम ऑल सॉर्ट्स ऑफ अट्रैक्टिव पिक्चर्स। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि उनको मोटिवेट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगाने के लिए, उनको अट्रैक्टिव करने के लिए उनको एक तस्वीरें दिखानी पड़ेंगी, पोस्टर के साथ उनको बताना पड़ेगा, देशभक्ति उनको सिखानी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को आई हैं। तो यहाँ पे one advertisement had become especially well known in Sipalgunj। It showed a healthy farmer with turban wrapped around its head, earrings and quilted jacket, cutting a tall crop of wheat with a sickle, and a woman standing behind him very pleased with herself. She was laughing like an official from Department of Agriculture। तो ये इस तरीके से एक शिवपालगंज में उन दिनों जैसे एक विज्ञापन है वो मशहूर हो रहा था। वहाँ पे दिखाया गया कि एक तंदुरुस्त सा जो किसान है अपने सिर पे अंगोछा लगाकर, कानों में बालियाँ पहना हुआ था जो, और गेहूँ की ऊंची ऊंची फसल उसके सामने थी और उसको काट रहा था वो। उसके पीछे एक औरत अफसरों की तरह खड़ी थी, मान लीजिए कोई कृषि विभाग से कोई अफसर है और उसकी हंसी से वो हंस रही थी। तो इस तरीके से इसमें जो दिया गया है, और ये क्या है, ये कुछ नहीं, एक्सट्रैक्ट्स हैं ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम श्री लाल शुक्ला का ये एक उपन्यास है जिसकी कहानी राग दरबारी, उसका ये हिस्सा है। और ये जो 1960 में जो ये लिखा गया था, तो ये एक बार इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक स्थिति दिखाई गई है। तो इससे आगे जो हमें लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार, तो उसमें जो लैंड रिफॉर्म्स हुए, भूमि सुधार हैं, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जहाँ पर खेती बाड़ी की बात की जाए तो भूमि सुधार के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए गए इन दौरान। जो जमींदारी प्रथा है उसको समाप्त किया गया, और जो जमींदारी प्रथा ये प्रथा अंग्रेजी समय से ही चली आ रही थी। तो खेती बाड़ी में कोई लोगों की जो जमींदार लोग थे उनकी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। तो
ज़मीन उनके पास बहुत ज़्यादा थी, खेती बाड़ी में उनको दिलचस्पी नहीं थी, तो उपज कहाँ से आएगी, बड़ी दिक्कतें हुई। तो ज़मीन है, छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ मिलाने का यहाँ पे प्रयास किया गया। तो कानून बनाए गए कि कोई व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भूमि है वो अपने नाम पर रख सकता है। लेकिन जो ज़मीन है इससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं लगा, और ज़मीन बटाई है पर जो जोत बो रहे थे उन्हें भी ज़्यादा कानून सुरक्षा प्रदान की गई थी, लेकिन इस कानून का कोई खासा अमल में नहीं लाया जा सका। तो इन द एग्रेरियन सेक्टर दिस पीरियड विटनेस्ड ए सीरियस अटेम्प्ट एट लैंड रिफॉर्म्स। तो इसमें बहुत सारे सीरियस प्रयास किए गए लैंड रिफॉर्म्स के, भूमि सुधार के। परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड सक्सेसफुल ऑफ दीज वाज द एबोलिशन ऑफ द कॉलोनियल सिस्टम ऑफ जमींदारी। कॉलोनियल सिस्टम अंग्रेजी समय से ही जो जमींदारी प्रथा चली आ रही थी उसको अब ख़त्म कर दिया गया। दिस बोल्ड एक्ट not only released land forms from the clutches of a class, from the clutches of higher section of the society, and no doubt they were landowners, जमींदार्स that had little interest in agriculture। तो इसमें क्या किया गया, ज़मींदारी प्रथा है उसका समाप्त कर दिया गया जो अंग्रेज़ों के समय से ही चली आ रही थी। ये एक साहसिक कार्य था। इसने न केवल भूमि को बड़े बड़े जो सोसाइटी थी, सोसाइटी में जमींदार थे उनसे ही मुक्त किया, बल्कि इसमें बहुत सारे जो सुधार किए गए, क्योंकि जो अमीर लोग थे, जो हायर सेक्शन ऑफ सोसाइटी था, उनको खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब ज़मीन है वो खाली पड़ी हुई थी, या फिर वो काश्तकारों को, छोटे किसानों को देते थे, पूरी ज़मीन नहीं होती थी। तो इस तरीके से पूरी ज़मीन की बिजाई नहीं होती थी, बुआई नहीं होती थी। तो भारत कृषि के माध्यम से कैसे उन्नत हो, ये बड़ी समस्या थी उसमें। तो इसके लिए इट ऑल्सो रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द लैंडलॉर्ड्स टू डोमिनेट पॉलिटिक्स। डोमिनेट में जो बहुत सारे पॉलिटिक्स में आए हुए थे उच्च वर्ग के लोग, उनके अक्षमताओं को वहाँ पे, उनकी भागीदारी को कम किया गया, या उससे ऐसा प्रयास किया गया। अटेम्प्ट्स एट कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, ब्रिंगिंग स्मॉल पीसीज ऑफ लैंड टुगेदर इन वन प्लेस सो दैट फार्म साइज कुड बिकम वायबल फॉर एग्रीकल्चर। तो ज़मीनें थी, जो छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े थे, उनको मिलाया गया ताकि बड़ा खेत तैयार किया जा सके जो एग्रीकल्चर के लिए उपयुक्त हो। ऐसे भूमि को संगठित किया गया, उसका रिफॉर्म किया गया। वर ऑल्सो फेयरली सक्सेसफुल, ये सभी सफल रहे हैं। बट द अदर टू कंपोनेंट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर मच लेस सक्सेसफुल। लेकिन दो दूसरे जो कंपोनेंट थे, तत्व थे भूमि सुधार के, वो सक्सेसफुल नहीं रहे। थ्रू द लॉज वर मेड टू पुट एन अपर लिमिट और सीलिंग टू हाउ मच एग्रीकल्चर लैंड वन पर्सन कुड ऑन। कानून बनाया गया हालांकि वहाँ पे कि एक व्यक्ति को कितनी वो भूमि है वो अपने पास रख सकता है। कोई ज़मींदार है, ज़मींदार कितनी भूमि को अपने लिए रख सकता है। तो यहाँ पे एक कानून के द्वारा वहाँ पे व्यवस्था की गई। एक निश्चित भूमि है ज़मींदारों को दी गई, उससे ज़्यादा उनको भूमि रखना अलाउड नहीं था। तो इस तरीके की स्थिति वहाँ पर पनपी। People with excess land managed to evade the law. Similarly, the tenants who worked on someone else's land were given greater legal security against eviction. But this provision was rarely implemented. तो यहाँ पे बहुत सारे सुधार करने के प्रयास किए गए। कोशिशों में कुछ में ज़्यादा सफलता मिली, कुछ में बिल्कुल भी सफलता नहीं मिली। कानून बनाए गए, कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी भूमि है वो अपने पास रख सकता है, ये बात देखी गई। लेकिन जिसके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी उन्होंने कानून की तोड़ खोज ली, क्योंकि आज भी आप देखते हैं बहुत सारे जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं उनके पास सैकड़ों एकड़ ज़मीन दबी हुई पड़ी है। तो अब वो ज़मीन है वो राजा की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पहले क्या था, वो भूमि है वो कृषि भूमि रहती थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा भूमि है उसमें कृषि नहीं करते थे, वो ऐसे खाली पड़ी रहती थी। आगे काश्तकारों को वो ज़मीन दी जाती थी, काश्तकार उस ज़मीन में
खेती बाड़ी नहीं करते, अगर खेती बाड़ी कर लेते तो उनसे ज़्यादा राजस्व है वो वसूल करते थे। तो ये वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं थी इरिगेशन में, जैसे खाद की, पानी की, तो कुएं नहीं थे वहाँ पे, बांध नहीं थे। तो ये बड़ी समस्याएं भारत को एक चुनौती की तरह इन चीज़ों का सामना करना पड़ा। और जो कृषि की जो व्यवस्था थी बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई थी। हालांकि बहुत सारे सुधार करने की कोशिशें की गई, ज़मीन है बटाई पर जोत करवाई गई, तो ज़्यादा कानूनी सुरक्षा भी उनको प्रदान की गई, कानून ज़्यादा भूमि के लिए अच्छे बनाए गए, लेकिन कहीं पर ही कोई कानून अमल में लाया गया होगा, ये बड़ी समस्याएं यहाँ पर आती रही है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा कुछ और थोड़ा बहुत है, मैं इसमें आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। I was not easy to turn these well-meaning policies on agriculture into genuine and effective action. This could happen only if the rural and landless poor were mobilized, but the landlords were very powerful and wield considerable political influence. Therefore, many proposals for land reforms were either not translated into laws or when made into लॉज दे रिमेन्ड ओनली ऑन पेपर। तो कानून है वो लिख दिए गए, बना दिए गए, लेकिन वो कानून है केवल कागजों की ही शोभा बढ़ा रहे थे, उनकी सुंदरता बढ़ा रहे थे। कानून तब तक वो कानून नहीं माना जाता जब कोई उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। अब इम्प्लीमेंट कैसे करे, गरीब किसान हैं उनकी समझ नहीं है वो चीज़ें, जो पढ़े लिखे हैं उनकी उनमें रुचि रही है, क्योंकि पढ़े लिखा तबका भी क्या था, वो उच्च वर्ग का था, जमींदारों का ही था। तो उन्हीं का जो राजनीति में उनकी ज़्यादा पहुंच थी, पॉलिटिकल रूप से, राजनीतिक रूप से भी वो काफ़ी शक्तिशाली थे। तो बहुत सारी समस्याएं या संघर्षों में से हमें गुजरना पड़ा है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ है जो साथ में हमें देखने को आई है, यहाँ पे इस पॉइंट को थोड़ा पढ़ के देखिए। फूड क्राइसिस, फूड क्राइसिस मतलब खाने पीने में जो वस्तुएँ थी वो बड़ी संकट में थी। आपने अपने बड़े बूढ़ों को भी घर पे कहते सुना होगा कि हमारे टाइम में ऐसा था कि हम हैं जो खाने के लिए चीज़ें नहीं थी वहाँ पे, मतलब उनको भूखे पेट मरना पड़ता था, अकाल पड़े बहुत सारे। और ये बच्चों 1960 यानी 1960 के दशक की बातें हैं। तो इसमें जैसे कुछ मैं आपके लिए रीड कर रहा हूँ और उसको समझने की कोशिश करें, बार बार सुने, उन चीज़ों को आप ध्यान रखें। तो इसमें द एग्रीकल्चर सिचुएशन वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स इन 1960s। 1960 के दशक में जो कृषि की दशा थी पहले से भी बदतर हो गई। Already the rate of growth of food grain production in 1940s and 1950s was barely staying above rate of population growth. 1940 में यानी कि आज़ादी से कुछ समय पहले, 5-7 वर्ष पहले, और जो 1950 के दशक में खाने पीने की जो वस्तुएं थी, उत्पादन वृद्धि दर उसमें काफ़ी कम थी, लेकिन तब की जनसंख्या की वृद्धि की दर से जैसे तैसे उन्होंने अपने को वो उस खाद्यान्न जो हमारे पास आपूर्ति थी उससे ऊपर रख पाए, मतलब ठीक फिर भी उनको पेट भरने के लिए मिल जाता था। लेकिन यहाँ पे जब समस्या कब आई, ये बिटवीन 1965 and 1967 severe droughts occurred in many parts of the country. As we shall study in the next chapter, this was also the period when the country faced 2 wars and foreign exchange crisis. All this resulted in a severe food shortage and famine, like conditions in many parts of the country. तो ये समस्याएं कब आई, 1965 में और 1967, 1965 से 1967 के बीच देश के अनेक हिस्सों में सूखा पड़ा बेटा वहाँ पे। अब एक और यहाँ पे बातें याद करने वाली है कि चाइना से हमारा युद्ध हुआ, पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ, तो भारत को 2 बड़े युद्धों का सामना करना पड़ा था। तो इसमें विदेशी मुद्रा का भी वहाँ पे संकट आया कि विदेशी मुद्रा हमने जो अमेरिका से, क्योंकि आपको याद होगा कई बार जैसे खेतों में खरपतवार के रूप में चीज़ें खड़ी रहती हैं, हम बोलते हैं ये अमेरिकी घास है। तो ये अमेरिकी घास कैसे आया बच्चों, हमारा देश भूखा मर रहा था, अमेरिका से हमने गेहूँ मंगवाए, तो उसमें से कुछ ऐसे विषैले तत्व आए थे जिसको हम ऐसा बोलते हैं। तो बेटा हमारे लिए पेट भरने की समस्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी थी और बहुत सारी समस्याओं से हमारा देश वो गुजर रहा था। तो इसमें पॉपुलरली जो बिहार के बारे में यहाँ पे बातें करें तो बिहार का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इट वाज इन बिहार दैट द फूड क्राइसिस वाज मोस्ट एक्यूटली फेल्ट एज द स्टेट फेस्ड ए नियर फेमाइन सिचुएशन। तो यहाँ पे जो बिहार में खाद्यान्न संकट था सबसे ज़्यादा विकराल रूप यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ स्थिति बिल्कुल पूरे देश में सबसे ज़्यादा बदतर थी। तो the food shortage was significant in all districts of Bihar with 9 districts
प्रोड्यूसिंग लेस देन हाफ ऑफ देयर नॉर्मल आउटपुट। जो 9 ज़िले हैं बिहार में, उनमें तो ये स्थिति है प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा कम थी। वहाँ पे है ना, जो फसल उगाते थे हम, फसलें उगाते हुए कम से कम वहाँ पे इतनी फसल जितनी मतलब वहाँ की जनता थी, जैसे आपने वहाँ पे उत्पादन होना चाहिए उसका 1/3 हिस्सा कम होता था। मतलब मान लीजिए आप, जैसे अगर मैं करेंसी के रूप में आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ कि 100% से 25 ही आपको मिल रहा है, तो आपने इतना परिश्रम किया, फिर उसके बाद भी उत्पादन देश का सुधर नहीं पाया था। तो इसके अलावा जो वहाँ पे स्टेट में, बिहार में 5 ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स, इसमें से जो 5 डिस्ट्रिक्ट है आउट ऑफ 9 डिस्ट्रिक्ट्स है, 9 जिलों में से जो 5 डिस्ट्रिक्ट है, इनफैक्ट प्रोड्यूस लेस देन 1/3 of what they produce normally. Food deprivation subsequently led to acute and widespread malnutrition. It was estimated that the chlorine intake dropped from 2200 per capita per day to as low as 1200 in many regions of the state, as engaged the required of 2450 per day फॉर द एवरेज पर्सन। तो यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली है बेटा कि लोग कुपोषण का शिकार हो चुके थे। मतलब उनको खाने के लिए चीज़ें नहीं थी, शरीर को तो कुछ चलाने के लिए ऊर्जा चाहिएगी ना, तो शरीर में अब कहाँ से आएगा? खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, तो लोग क्या खाएंगे? पत्ते खाएंगे, सूखी लकड़ी खाएंगे, घास खाएंगे, उससे बनी रोटियाँ खाएंगे लोग। पेट तो उनको भरना है, तो क्या करें? अब बच्चों ये सोचे कि एक शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, काम करने के लिए शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तो लोग हैं, लोगों को वो पोषक तत्व नहीं मिल पाए जिसके बलबूते वो काम कर सके, तो लोग हैं बड़े वो कुपोषण का शिकार हुए। तो इससे क्या है, इसमें बताया गया एक अनुमान के तौर पे कि जो बिहार में अभी क्या होता है कि एक व्यक्ति को अपने शरीर को चलाने के लिए, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि 2020 की कैलोरी चाहिए, 2200 कैलोरी चाहिए, लेकिन उनको केवल जो 1200 कैलोरी ही प्रति व्यक्ति की स्थिति से मिल रही थी। रोज़ाना आपको अगर सही रूप में देखा जाए तो 2450 यानी 2450 जो आपको कैलोरी प्रति व्यक्ति को चाहिए आहार के रूप में। तो ऐसा हम वहाँ पे नहीं कर पाए। तो अब क्या हुआ, डेथ रेट इन बिहार इन 1967 was 34% higher than the number of deaths that occurred in the following year। जो डेथ रेट था ना बेटा 1967 में 34% ज़्यादा डेथ रेट था। अब ये सोचने वाली बात है कि जितनी आगे आने वाले वर्षों में डेथ हुई हैं उनसे 34% ज़्यादा वो डेथ हो रही हैं। तो लोग किसका? कुपोषण का शिकार हो। ओबियसली यहाँ पे स्थितियाँ देखने लायक हैं, ये देखने वाली है, समझने वाली हैं। अगर देखें तो बेटा बहुत ही दुर्गति से, बहुत ही बुरी स्थितियों से हमारा देश उभर कर सामने आया है। फूड प्राइसेज ऑल्सो हिट ए हाई इन बिहार ड्यूरिंग द ईयर। इस समय बिहार के अंदर है ना, जो खाने की वस्तुओं का इतना दाम बढ़ गया कि उनके लिए उसको प्राप्त करना बड़ा मुश्किल था। इवन वैन कंपेयर्ड विद द नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, अगर हम उत्तरी भारत के कुछ राज्यों से तुलना करें कि वहाँ पे खाने पीने की वस्तुएं का क्या दाम रहा था और उत्तरी भारत में कितना रहा था, तो फॉर वीट एंड राइस द प्राइसेज इन स्टेट वर ट्वाइस और मोर देन देयर प्राइसेज इन मोर प्रोस्परियस पंजाब। इतना समृद्ध राज्य उस समय पंजाब था, जो हरियाणा भी उसी का पार्ट था उस समय। याद रखें प्यारे बच्चों, 1 नवंबर 1966 को भारत और ये हरियाणा और पंजाब वो अलग हुए थे। तो उसमें पंजाब बड़ा समृद्ध राज्य था। तो पंजाब के अंदर जो गेहूं और चावल के दाम थे उसके लगभग 2 गुने और 3 गुने दाम में बिहार में चावल और अनाज बेचा जा रहा था। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा कैसे संभव हो सकता है? बेटा उस समय ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं थी, और इसके अलावा जो सरकार की पॉलिसीज भी इतनी ज़्यादा ऐसी थी कि वो अलाउ नहीं करते थे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अनाज हैं वो भेजा जाए या कुछ उसकी व्यवस्था की जाए। ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ थी जिससे हमें जूझना पड़ रहा था। फॉर वीट एंड राइस द प्राइसेज इन द स्टेट वर ट्वाइस एंड मोर देन देयर प्राइसेज इन मोर प्रॉस्परियस पंजाब। द गवर्नमेंट हार्ड जोनिंग पॉलिसीज, तो यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट की हार्ड जोनिंग पॉलिसीज थी, हेड जोनिंग पॉलिसीज दैट प्रोहिबिटेड ट्रेड ऑफ फूड अक्रॉस स्टेट्स, जिसने राज्यों से राज्यों के बीच में खाद्यान्न वस्तुएं पहुंचाने के व्यापार पर पाबंदियां लगाई हुई थी।
दिस रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन बिहार ड्रामेटिकली। इस तरीके से नाटकीय रूप से बिहार के अंदर जो भोजन की उपलब्धता है उसको कमी किया गया वहाँ पे। इन सिचुएशन सच एज दिस द पुरेस्ट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी सफ़र द मोस्ट। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें किसको आई? अमीर को नहीं आई, उच्च वर्ग को नहीं आई, मध्य वर्ग को नहीं आई, तो सबसे ज़्यादा इस चक्की में कौन पिसा? गरीबी की चक्की में गरीब पिसा। बेचारे को उसको खाने के लिए वस्तुएं नहीं थी। किसान है, मजदूर हैं, और वो कहाँ से लाएं? तो ये सारी समस्याएं हमारे देश में थी। द फूड क्राइसिस हैड मैनी कॉन्सिक्वेंसेज। खाद्यान्न संकट में बहुत सारी स्थितियाँ थी, बहुत सारी उसकी परिस्थितियाँ थी। द गवर्नमेंट हैड टू इम्पोर्ट वीट एंड हैड टू एक्सेप्ट फॉरेन एड। तो सरकार को क्या था कि बाहर देशों से उनको गेहूं मंगाना पड़ा है, तो बाहरी देशों से मदद उनको मांगनी पड़ी, जिसमें मेनली आपने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ये मदद हमने ली थी। नाउ द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द प्लानर्स वाज टू समहाउ अटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड। The entire planning process of sense of optimism and pride associated with it suffered setback। तो इस तरीके से जो बहुत सारी समस्याएं, खाद्य संकट के कई परिणाम भी हुए। सरकार को गेहूं का आयात करना पड़ा, विदेशी मुद्रा हमारी जो वो उसमें काफ़ी खर्च हुई। हमारे पास जो योजनाकार थे, जो हमारे पंचवर्षीय योजना लागू करते थे, उनकी हमेशा प्राथमिकता यही थी कि किसी न किसी तरह खाद्यान्न के मामले में तो हमारा देश आत्मनिर्भर बने। हमारे यहाँ कृषि क्रांति आई थी, इसी के परिणाम स्वरूप बेटा लोगों को प्रेरित किया गया था, किसानों को प्रेरित किया गया था, ज़्यादा से ज़्यादा अन्न उपजाने के लिए उनको कहा गया था। तो इसमें खाद्यान्न संकट है, ये इससे उबरने के लिए देश को बड़े संघर्ष में से गुजरना पड़ा। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये बात आपके समझ में आई है। इससे आगे जो हमारा है तो वो देख लीजिए। इसमें थोड़ा सा और इसमें बताया गया है, लॉज एंड रिमेंड ओनली ऑन पेपर। तो ये कानून थे क्या? ये सारी नीतियाँ ठीक ठाक तरीके से, कारगर तरीके से अमल में लाना इतना आसान नहीं था प्यारे बच्चों। जो भूमिहीन जनता थी, वो भूस्वामी बहुत ताकतवर थे, वहाँ पे भूमिहीन जनता बड़ी कमज़ोर थी, गरीब थी। उनका जो अमीर लोगों का जो भूमि स्वामी थे, उनका राजनीतिक रसूख भी था। इस वजह से वो भूमि के अनेक जो हम वहाँ पे रिफॉर्म्स करना चाहते थे, उनमें हम सुधार नहीं कर पाए। और इस तरीके से हमें इस सब के बावजूद प्रभुत्व जो संपन्न सामाजिक वर्ग है, हम ऐसे से हमारी नीति निर्माण के कार्यों में हमेशा उसका खास कारगर है, वो नियंत्रण उसका रहा है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये बात आपके समझ में आई है। इसके उपरांत जो है द ग्रीन रेवोल्यूशन, हम इसको कल को करेंगे अब लेसन की नेक्स्ट वीडियो में। और ये अब हमारा चैप्टर है, इसके साथ ही थोड़ा सा रहता है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो थोड़ा सा और इसमें कुछ अगर एडिशनल है तो वो मैं आपको करवा दूंगा। इसके क्वेश्चन आंसर आपने पढ़ने हैं और इसको चैप्टर को बार बार समझना है। जब तक बच्चे आप खुद रीड नहीं करोगे तब तक वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे, हमेशा याद रखें। और इसके बाद है हमारा लेटर डेवलपमेंट, तो बाद में जो विकास कार्य है उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसके बाद ही हमारा चैप्टर क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन आंसर को हम करेंगे। तो ठीक है बेटा, मे गॉडेस सरस्वती ब्लेस यू। सभी बच्चे मिलकर काम करें, मेहनत करें, मेहनत से ही आपका जीवन सफल होगा। जो बच्चे ये अभी तक ये सोच रहे हैं कि सर हमने तो अब देखते हैं जून जुलाई के बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे या उसमें करेंगे वो करेंगे, आपके जीवन का आप चाहे इंटेलिजेंट है या आप कम इंटेलिजेंट है, इस बात से कभी फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों। आप फेल पास है ये चीज़ नहीं है, आपने खुद अपने आप को फेल कर रहे हो क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हो। आप अपना 1 साल बर्बाद कर लोगे अपने जीवन का। जो बच्चे सजग हैं, अवेयर हैं, जिनके पेरेंट्स अवेयर हैं, वो बच्चे काम कर रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। आप एक बहाना लेके बैठे हो, इसका कोई उपचार नहीं है प्यारे बच्चों। जब तक आप अपने टीचर से अपनी समस्याएं नहीं रखोगे तो ये ठीक है। तो कभी ऐसा मत सोचे कि हम इस वजह से पीछे रहेंगे, हाँ फ़ीस की वजह से पीछे रहेंगे, भाई फ़ीस नहीं देनी है, ये चीज़ है, इस तरीके से हम छिपा के रखें इन चीज़ों को। बेटा ये पैसा है, ये एजुकेशन पे नहीं लगाओगे तो कहाँ लगाओगे। और फ़ीस है, फ़ीस तो गवर्नमेंट भी है वो दिलाएगी आपसे, है ना। फ़ीस तो आप दे रहे हैं, लेकिन बेटा फ़ीस एक इशू नहीं है। जहाँ तक टीचिंग इज़ मोर ऑफ ए पैशन देन ए प्रोफेशन, इस बात का ये आपका मैटर है। लेकिन जो मैं समझाने चाहता हूँ बेटा
कि पैसा कभी किसी के पास नहीं रहता। जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत पैसा कमाया, बड़ा धन कमाया, लेकिन वो धन हमारे किसी काम का नहीं है। सबसे बड़ी हमारे लिए एजुकेशन है। आप एजुकेशन प्राप्त करें, अपने टीचर से संपर्क बनाए रखें, आगे पढ़ें, आगे बढ़ें। और बेटा अगर आपने अपने बारे में अच्छे आप सोचते हैं, समझते हैं, तो बेफिक्र होकर विदाउट टेंशन अपने टीचर से बातें करें, अपनी पढ़ाई को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करें। आप ये मत सोचें कि वहाँ पे आपको टीचर बार बार टोकने के लिए नहीं होगा। बेटा ये चीज़ हमेशा याद रखें। तो थैंक यू एंड हैव ए डे। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं मेरी बातें। ये आपके भले के लिए, आपको अपना भला खुद सोचना है, समाज का हित करने के लिए पढ़ना है और समाज के लिए ही हमें काम करना है, स्वार्थ के लिए नहीं जीना। ये आप जैसी इन सोचों से, दक्कनुसी सोचों से आपने दूर रहना है मेरे बच्चों। और उम्मीद करता हूँ आप जीवन में आगे बढ़े और बहुत सारी खूब सारी मेहनत करें और कभी भी अपने लिए किसी काम को वजह न बनाएं, न करने की वजह काम करने की पैदा करें। थैंक यू।